हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों, मेरे रसगुल्लो। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड में लाना है एकदम अच्छे मार्क्स? कितने ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको अपने फ्रेंड में से आते हैं कम मार्क्स, यानी कि उनका जो मार्क्स है अपने फ्रेंड से ज़्यादा लाना है। ठीक है, आपको क्लास में टॉप करना है, आपको स्कूल में टॉप करना है, आपको जिला में टॉप करना है, आपको स्टेट लेवल पे टॉप करना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका मॉडल सेट पेपर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, वैसे स्टूडेंट का हमारे इस चैनल पे, हमारे इस मैथ्स के महफिल पे आपका स्वागत है। क्योंकि आप लोगों के लिए आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम न्यू बैच स्टार्ट किए थे और ये बैच खत्म होने के कगार पे है। आज हम लोग का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपके जो इंटीग्रेशन है उसके सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वेक्टर की पूरे प्लेलिस्ट आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री भी मिल जाएगा और जो मॉडल सेट पेपर है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने अभी तक हमारे सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देरी नहीं करना है, आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आपके पास 1 मंथ समय है। आप अभी भी यदि चाहते हैं तो टर्म टू एग्जाम की बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, कोई भी वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए गए आपके एग्जाम में को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कोई भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, ऐसा हम करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आपके लिए आज फिर से शानदार और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं। तो आप कैसे हैं? आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली हमारे इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं। तो यदि आप नए हैं तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरे कंजूस विद्यार्थियों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, शेयर करने में भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको तो यहाँ पे कोई फी देना नहीं पड़ रहा है। कम से कम कुछ तो दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट अपने जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर कर दीजिए, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोगों से मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है? आप बस थोड़ा मेरा परिवार को बड़ा कर दीजिए, आपके लिए और भी अच्छे मैं कंटेंट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए। इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी का एक फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, आज आपका प्रोबेबिलिटी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता चुके हैं, हर एक थ्योरी बता चुके हैं और एकदम पॉइंट बाय पॉइंट अंदर से आपको प्रोबेबिलिटी का फील भी करवा दिए हैं। तो आपको पता ही होगा, जो भी हमारे पुराना स्टूडेंट है, कल के प्रोबेबिलिटी में हम पूरा हिला के छोड़ दिए थे और आज की भी जो क्लास होगा ये भी कम धमाकेदार नहीं होने वाला है। तो यदि आप इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 का क्लास कीजिए, उसके बाद ये वाला कीजिएगा, वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैथ में सीक्वेंस वाइज समझना होता है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देरी किस बात की, आपने एकदम न्यू जोश और न्यू जुनून के साथ एकदम फुल मोटिवेशन होके मैं आया हूं और फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आप थोड़ा शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पूरे व्हाट्सएप में हर जगह शेयर वेयर कर दीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं स्टेटस में भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कल के वीडियो में हम 1 to 6 बताए हैं और जितने भी थ्योरी है सारा कंप्लीट है। आज आपके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग होंगे और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आप एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 आज हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 539 है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है E/F प्रोबेबिलिटी E/F निकालना है। यहाँ पे कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। ठीक है, व्हेयर E एक इवन दिया हुआ है, F एक इवन दिया हो, तो आपको E/F निकलना। पहले वो समझने से पहले आप ये समझिए, जब भी 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या आता है? When 2 coins are tossed, then sample space is क्या होता है? हो सकता है दोनों के दोनों फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड में भी हेड आ जाए। आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है।
हो सकता है आपको फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में आपका टेल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है, फर्स्ट में टेल आ गया, सेकंड में हेड, टेल हेड, फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल। चलिए ये चीज आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ है। दैट मीन्स स्टूडेंट एन ऑफ एस का जो वैल्यू हुआ वो आपको 4 हुआ। अब ई एक इवेंट है, ई इवेंट में कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। ठीक है, ई एक घटना है जिसमें एक कॉइन में टेल अपीयर हो रहा है, और एफ एक इवेंट है जिसमें कहता है 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड। एक कॉइन क्या शो करता है, एक हेड शो करता है। तो आइए देयरफॉर ई इक्वल टू, देखिए ई में कहता है कि टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल आना चाहिए। तो ई में कौन कौन सा इवेंट आएगा बताइए तो, एक कॉइन में टेल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक भी कॉइन में टेल नहीं है, यानी कि एक कॉइन में टेल है एचटी में, और एक आएगा टीएच में। क्या टीटी आएगा, यहाँ तो दोनों ही कॉइन्स में टेल है ना। आपको बोला गया कि एक कॉइन में ही टेल होना चाहिए, यानी कि दैट मीन्स इस तरह के आउटकम्स आएंगे। और एफ में आएंगे आपका वो यहाँ पे शायद थोड़ा सा हम 1 कॉइन शोज हेड, यहाँ भी कहता है कि 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन में हेड शो करना चाहिए। भाई यहाँ पे तो दोनों ही कॉइन में हेड शो कर रहा, तो ये तो नहीं आएगा, यानी कि एच टी आएगा, और कौन आएगा, टी एच आएगा। चलिए यहाँ तक सर आपको हो गया। अब देखिए आपका पूछा क्या गया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाई एफ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में दिया गया है, देख लीजिए। डिटरमाइन पी ऑफ ई बाई एफ, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जितने भी सवाल है सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट एफ के रेस्पेक्ट में आपका निकालना है। ठीक है, तो आपके पास बुक होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, क्वेश्चन बनाने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ भी क्या होगा, एच टी और टी एच ही होगा। इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन यही है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 2। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय होता है एन ऑफ एस, तो 2 बाई हो जाएगा 4, यानी कि होगा 1/2। नेक्स्ट पी ऑफ एफ का वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। तो एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, एक ये आउटकम से, एक ये आउटकम से। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 2 3 4, ये पूरे 1 होगा, ये पूरे 1 होगा, यानी कि 2/4, यानी कि हो जाएगा 1/2। नाउ हमें तो पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई होगा पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है आपका 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये पूरे कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट कहता है नो टेल अपीयर, और एक है नो हेड अपीयर। 2 नंबर देखें, चलिए यहां तक लिख लीजिए। 2 नंबर में ई में कहता है नो टेल अपीयर, और एफ में कहता है कि नो हेड अपीयर, बताइए। ई एक इवेंट है जिसमें टेल अपीयर नहीं हो रहा, एक भी टेल अपीयर नहीं हो रहा, मतलब सबके सब हेड आ रहे हैं, मतलब ये वाले आउटकम्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। एफ में क्या कहता है,
एफ में कहता है कि नो हेड अपियर, हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, हेड अपियर ही नहीं होना चाहिए, काउंटिंग का तो सवाल ही नहीं होता है, हेड ही नहीं दिखना चाहिए। तो हेड ये वाले में नहीं दिख रहा ना, यानी कि हेड नहीं दिखना चाहिए, यानी कि सारे के सारे टेल ही आएंगे, टी टी। अब आप बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि सेट खाली रहेगा, यानी कि 5 रहेगा। यानी कि एन ऑफ एफ का यदि हम वैल्यू कहेंगे तो एन ऑफ एफ का वैल्यू है आपका 1, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो खाली है, यानी कि एलिमेंट की संख्या हो जाएगा 0। तो पी ऑफ एफ का वैल्यू होता है एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एफ का वैल्यू 1 बाई एन ऑफ एस का वैल्यू 4, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 0 बाई 4, यानी कि हो जाएगा 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू 0 बाई, और इसका वैल्यू है 1/4, यानी कि पूरा ही 0 आ जाएगा। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0, यानी कि वो कैसा इवेंट है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कितने बार टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स। हाँ, एक डाई को टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स। अब आप बताइए 3 टाइम यदि हम टॉस करते हैं किसी भी डाई को, तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा सर? कि उसका जो सैंपल लिस्ट है, हर एक सैंपल पॉइंट एक्सप्लेन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब एक बार टॉस करते हैं तो 6 आउटकम, जब 2 टाइम टॉस करते हैं तो 6 × 6 यानी कि 36, और जब डाई को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा 216। तो 216 सैंपल पॉइंट बनाते बनाते हालत खराब हो जाएंगे, और बहुत ऐसे सैंपल पॉइंट होंगे जो या तो छूट जाएंगे, और बहुत ऐसे सैंपल पॉइंट होंगे जो दोबारा लिखा जाएंगे। तो इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, सैंपल स्पेस नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 216 आएगा। तो लिख सकते हैं व्हेन a die is thrown 3 times, then n of s का जो वैल्यू होगा वो आपका 216 आएगा। ये एक इवेंट है जो हमें ये बताता है कि 4 appear on the third toss, 4 appear on the third toss, 4 appear हो रहा है, appear कहाँ पे appear हो रहा है? थर्ड टॉस में। अब आप बताइए वे सारे आउटकम्स लेंगे जिसमें 4 appear। अब बताइए यहाँ पे वे सारे आउटकम्स लेना है जहाँ पे तीसरा वाला जो होगा उसमें 4 आना चाहिए। देखिए आप खुद सोच सकते हैं, यानी कि ई में कौन कौन सा आएगा, और एफ में कहता है कि 6 and 5 appear respectively on the first 2 tosses, 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses, तो देखिए ई में कौन कौन सा आएगा, वही सारे आउटकम जिसमें थर्ड वाला में 4 आना चाहिए। फर्स्ट वाला में क्या आएगा, सेकंड वाला में क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट 3-3 का आएगा। ठीक है, तो 1 1 1 ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे 4 आ जाए, 1 2 4 1 3 4
144 154 164, ये वाला खत्म। फिर क्या आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे 21 आ जाए, लास्ट में 4 आ जाए, 214 224 234 244 254 और ये हो जाएगा 264 314 324 334 344 354 और 364, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 414 424 434 444 464 54 और ये हो जाएगा 464 514 524 534 544 514 524 534 544 और ये हो जाएगा 554 और ये हो जाएगा 564। फिर 614 624 634 644 654 664। तो इतने सारे आउटकम्स होंगे जिसमें थर्ड वाला टॉस में क्या आएगा, 4 आएगा। आप बताइए, तीसरा जगह 4 आया तो कितना आया, 36 गो आया कि नहीं आया। तो वैसे ही तीसरा जगह मतलब लास्ट प्लेस पे जब 4 आया तो आ गया आपका 36 को। लास्ट प्लेस पे जब 5 आएगा उस समय भी तो 36 को आएगा। लास्ट प्लेस पे 5 आया तो भी 36 आएगा। जब हम लास्ट वाला में 4 लें तो आपका टोटल कितना आउटकम्स हो गया, 36 को। 5 यदि हम लास्ट वाला में 5 लेंगे तो भी तो 36 आएगा, 3 लेंगे तो भी तो 36 आएगा, 2 लेंगे तो भी तो 36 आएगा, 1 लेंगे तो भी तो 36 आएगा और 6 लेंगे तो भी तो 36 आएगा ना। तो इस तरह से सबको अगर करेंगे ना तो 216 को बन जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, बनाना भी पॉसिबल है, संभव है, ऐसा नहीं कि ये असंभव है, बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बन जाएगा और बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम सारे को नहीं बनाए, हम उसी आउटकम्स को लिए हैं जिसमें थर्ड वाला में 4 आना चाहिए। तो हम सिंपल सा काम किए हैं, फर्स्ट 2 टॉस वाला तो आपको पता ही है, बस तीसरा वाला में 4 लटका दिए, हो गया बात खत्म। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वाला में कहता है कि एफ वाला में कहता है कि आपका जो है 6 and 5 FA रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहला जो 2 टॉसेस होगा उसमें से क्या होना चाहिए, 6 और 5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट में 6 होना चाहिए, सेकंड में 5 होना चाहिए, बाकी में क्या कोई मतलब नहीं है। हो सकता है फर्स्ट में 6 है 5 है, तो वे सारे आउटकम्स लेना है सैंपल इसमें से जहाँ पे फर्स्ट वाला में 6 है, सेकंड वाला में 5 है। तो थर्ड वाला में हो सकता है 1 आएगा, हो सकता है थर्ड वाला में 2 भी तो हो सकता है, हो सकता है 6 5 3 आ जाए, 6 5 4 आ जाए, 6 5 5 आ जाए और 6 5 6 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई इंटरसेक्शन एफ का अगर हम वैल्यू पूछेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ वैल्यू आ जाएगा दोनों का। अगर कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन यही चीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे आउटकम्स है सबके थर्ड प्लेस पे 4 है और यहाँ एक ही आउटकम्स है जिसके थर्ड प्लेस पे 4 है। तो इन दोनों में से यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 6, 5, 4, यानी कि एक ही आउटकम्स आ गया आपका। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू आया वो आपका 1 और एन ऑफ एफ का जो वैल्यू है वो आपका है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए अब ऊपर मिटाते हैं।
देखिए अब जो है हम जो जो जरूरत है वो वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है पी ऑफ एफ का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। तो इसका वैल्यू है 6/216 यानी कि आ जाएगा 1/36। और P ऑफ E इंटरसेक्शन F का वैल्यू पूछेंगे यानी कि N ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई N ऑफ S। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होगा आपका 1/216। नाउ हमें तो ये फाइंड करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन P E बाई F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आपका आया है 1/216/36 या 1/36 यानी कि 1/216 इंटू 36 यानी कि 1/6 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट आते हैं फिर एक नया इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक मदर है, कोई मदर है, एक फादर है और एक सन है, ठीक है। ये तीन व्यक्ति है लाइन ऑफ एट रैंडमली कोई लाइन में खड़े हैं फॉर ए फैमिली पिक्चर। आप इसको बस ऐसे समझिए, ये तीन लोग हैं, आपके मम्मी, आपके पापा और आप खुद सन, यानी कि मदर, फादर और सन है। ये दोनों स्टूडियो में गए हुए हैं एक शानदार सा फोटो खिंचवाने। तो आपको पूछा गया है कि उसका क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई का पूछा है कि सन ऑन वन इन, कोई एक अंत में सन होना चाहिए, कब, जब फादर इन मिडिल, यानी कि ई और एफ आपके दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये अलग अलग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं और अलग अलग फोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो है ना शानदार सा सवाल, तो बहुत ही मजेदार सवाल है, बस इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। द सैंपल स्पेस इज, सबसे पहले हम ये डिनोटेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट करेंगे, लेट एम एफ एन एस, ये जो है डिनोट कर रहा है, डिनोट द इवेंट, denote the mother, mother, father and son respectively, ठीक है। हम क्या किए, एम से डिनोट कर रहे हैं मदर को, एफ से फादर को और एस से सन को। देन सैंपल स्पेस इज क्या होना चाहिए आप बताइए। सैंपल स्पेस मतलब क्या है, कितने तरह से आउटकम्स होंगे। आप सीधे भाषा में ये क्यों नहीं समझते कि वे जो तीनों लोग हैं कितने तरह से फोटो खिंचवा सकते हैं, कितने तरह से अलग अलग खड़े रह के अलग अलग पोजीशन में पोज मार के फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हो सकता है आपका ऐसा हो सकता है कि पहले मदर आ गया, मदर वन साइड, फिर फादर, बीच में फादर, फिर सन, ये एक तरीका वो फोटो खिंचवाने का। भाई ऐसा भी तो तरीका हो सकता है कि मदर है, फिर सन बीच में हो गया, फिर फादर आ गया, फिर सन अपनी मम्मी से कहेगा क्या मम्मी आप हमेशा लेफ्ट साइड ही रहती है, कभी हमें भी तो मौका दीजिए लेफ्ट साइड में रहने का। तो ये भी कभी लेफ्ट साइड में आ जाता है, एस एफ हो सकता है, एस एफ और ये हो सकता है एम, ठीक है। अभी क्या होगा कि फादर आपके बीच में आ गए हैं, फादर एक बार यहाँ भी बीच में आ गए हैं, एक बार यहाँ भी बीच में आ गए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मी कहेगी हमें भी तो एक बार बीच में लाओ, तो ये हो जाएगा आपका एस एम एफ, ठीक है। एक हो गया एम एफ एस, एक हो गया एम एस एफ, एक हो गया एस एफ एम और एक हो गया एस एम एफ। हो सकता है फादर कहेगा आप लोग बार बार रह गए लेफ्ट साइड पे, एक बार हमें भी रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ एस एम और ये हो जाएगा एफ एफ एम एस, ठीक है। तो आपके जो तरीके हैं 1 2 3 4 5 6, आपके पास 3 वो जो है 3 आउटकम्स है, यानी कि वो लोग
तीन तरह मतलब 3 नहीं यानी कि 6 अलग अलग पोज मार के अलग अलग फोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कोई कहेगा सर सिक्का वाला में तो हम हेड भी लिखते थे, तो आप यहाँ पे एम ऐसा आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई वो कॉइन था और ये यहाँ पे आदमी है। क्या मदर एक समय में ये 3 प्लेस पे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ का कोई बात ही नहीं होता है, तो इस तरह के आउटकम्स थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि मदर तो एक ही है, सन भी एक ही है, फादर भी तो एक ही है, तो फिर डबल ट्रिपल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आपको सैंपल स्पेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें लगता है। तो चलिए आइए, अब यहाँ पे यदि हम कहना चाहेंगे कि एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है, ये आपका 6 है, लेकिन यहाँ पे ई एक इवेंट है जो ये कहता है कि सन ऑन 1 इन। सन कहाँ होना चाहिए? ऑन 1 इन। सन जो है एक एंड में होना चाहिए, यानी कि सन अंतिम में। देखिए एक है एम एफ एस यानी कि और एफ कहता है फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल। आप बताइए, सन 1 इन एक एंड में यानी कि अंतिम में सन होना चाहिए, यानी कि एम एफ एस। देखो सन एक साइड पे है, हो सकता है ये भी हो सकता है एस एफ एम। फिर क्या हो सकता है? अच्छा इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ई इक्वल टू होगा सन ऑन 1 इन यानी कि एम एफ एस, फिर आ जाएगा आपका एस एफ एम, फिर आ जाएगा एस एम एफ, फिर आ जाएगा आपका एफ एम एस। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब एफ में हम लोग लेते हैं फादर एंड मिडिल। फादर मिडिल पे होना चाहिए, तो ये है एम एफ एस। यहाँ पे बोला सन किनारे पे होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो कोई मतलब नहीं है, कि फादर मिडिल पे होना चाहिए, तो एम एफ एस आ गया और एक आ गया आपका एस एफ एम। तो आप जरा हमें ये बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में यदि आप कॉमन देखना चाहेंगे तो आपका आने वाला है एम एफ एस। हाँ ये आएगा एम एफ एस और एक आएगा एस एफ एम, ये भी आ जाएगा एस एफ एम। ठीक है, देखिए एम एफ एस भी यहाँ पे, एस एफ एम भी यहाँ पे है। यानी कि यदि आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू आया ये भी 2 आया, और एन ऑफ एफ का जो वैल्यू है ये भी आपका 2 है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए P अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू होता है एन ऑफ एफ बाई होगा एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू है 2 बाई उसका वैल्यू आ गया 6, दैट मीन्स 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है ये आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई होगा एन ऑफ एस। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू है आपका ये भी आपका 2/6 ही होगा, यानी कि हो जाएगा 1/3। लेकिन हमें तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो इसका वैल्यू बहुत ही आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 1/3 और P ऑफ का भी वैल्यू है 1/3, दैट मीन्स कट के हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो आपका इतना मार्क्स हो जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 10 से आगे 16 17 तक कंप्लीट होगा। आज हम इतना ही क्लास आपका लिए लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो कम से कम डिसलाइक होने से भी मार दीजिएगा, और कमेंट वमेंट थोड़ा बहुत शेयर वेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।